देखिए, आज से जो पेपर आप लोग का स्टार्ट होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम। देखिए, जो पेपर हम लोग आज स्टडी करेंगे, शुभ संध्या सर। शुभ संध्या। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इस एक्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोग को बताते हैं, तो फिर इस एक्ट पे आगे चलते हैं। देखिए, जब 1857 का 1857 की क्रांति हुई और उसके बाद ब्रिटेन की क्राउन ने अपने हाथों में शासन ले लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस बुला लिया और क्राउन ने अपने हाथों में यहाँ का शासन ले लिया। तो उसके बाद वो चाहती थी कि जैसे ब्रिटेन में रूल्स ऑफ लॉ है, उसी तरह यहाँ भी रूल्स बने। और देखिए, आप लोग को कई कई बार बताया गया है कि जितने भी कानून हम लोग पढ़ते हैं, कोई ऐसा कानून आप लोग पढ़ते हो जो 1857 के पहले का हो? नो नहीं सर। सर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, इसका आंसर ये बताइएगा कि उस समय मुगल सम्राट थे। 1857 के पहले भारत में कौन थे? मुगल सम्राट थे। तो मुगल मुगल सम्राट वंश जो का अपना शासन। शासन तो करते थे, संध्या सर। शुभ संध्या, जो मुगल सम्राट अपना शासन करते थे, वो शासन करते थे शरीयत के कानून के अनुसार, शरिया के कानून के अनुसार। ठीक। तो वो जो शरिया का कानून उनका है, शरीयत का कानून है, उसके अनुसार वो शासन करते थे। वो किसी और रूल्स रेगुलेशन को नहीं मानते थे। ठीक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अब देखिए, और दूसरे तरफ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनका कोई मोटिव नहीं था यहाँ के लिए कानून बनाना। उनका काम था यहाँ से बिजनेस करना, बिजनेस करने के बाद यहाँ से पैसे को ले जाना, और जो क्राउन को टैक्स देना था वो टैक्स दे के बाकी वो प्रॉफिट कमाते थे। लेकिन जब 1857 की क्रांति हो गई, और क्रांति होने के बाद यहाँ पर मुगल सम्राट का शासन खत्म हो गया और क्राउन ने अपने हाथ में शासन ले लिया, तब क्या हुआ? तब यहाँ पे उन्होंने एक एक कानून को डेवलप किया। जैसे आप लोग को बताया गया है, क्रिमिनल लॉ उन्होंने बनाया हम लोग के लिए, शुभ संध्या आईपीसी, सर। शुभ संध्या, आईपीसी। और इसके साथ यहाँ पर जो लॉ और डेवलप या पुलिस एक्ट डेवलप किया गया। ठीक है। तो यहाँ पे सारे एक्ट धीरे धीरे करके यहाँ पे डेवलप किए गए। अब आया कि उस समय जो बिजनेस होता था ब्रिटेन से इंडिया, उसका रास्ता क्या था? समुद्र। तो समुद्र के लिए उन्होंने जो लॉ बनाया उसको कहा जाता है मर्केंटाइल लॉ। मर्केंटाइल लॉ। देखिए, जिन लोगों का एआईबी के एग्ज़ाम है, इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से समझेंगे, वो ये सब एग्ज़ाम में आता है। तो पहली बार क्राउन ने, ब्रिटेन के क्राउन ने इंडिया के लिए बनाया मर्केंटाइल लॉ। मर्केंटाइल लॉ को हम लोग कहते हैं सामुद्रिक विधि। और जो मर्केंटाइल लॉ था, इसको हम लोगों ने नाम दिया कॉमर्शियल लॉ, वाणिज्यिक विधि। जो वाणिज्यिक विधि है, उसमें उन्होंने 4 लॉ को डेवलप किया, 4 प्रकार के कानून को उन्होंने बनाया। पहला, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम, माल विक्रय अधिनियम, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, साझेदारी अधिनियम, पार्टनरशिप एक्ट, और परक्राम संलेख अधिनियम, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये चारों के चारों 1872 में बनाए गए। ध्यान समझते चलिएगा। जो मर्केंटाइल लॉ था, जिसका नाम हम लोगों ने कॉमर्शियल लॉ दिया, वाणिज्यिक विधिया, उसमें 4 प्रकार के लॉ को डेवलप किया गया। पहला, भारतीय संविदा अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दूसरा, माल विक्रय अधिनियम, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तीसरा, भारतीय साझेदारी अधिनियम, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। और चौथा था एनआई एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। देखो, इसमें से सबसे पहले एनआई एक्ट अपना अलग हो गया। और ब्रिटिश पीरियड में एनआई एक्ट को 1872 से निकाल कर प्रेजेंट में हम लोग किस ईयर का एनआई एक्ट पढ़ते हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? 1881। 1881। 1881। देखो, कॉमर्शियल लॉ से, जो 1872 का कॉमर्शियल लॉ था,
उसमें से निकाला गया एनआई एक्ट, और एनआई एक्ट अब हम लोग पढ़ते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, परक्राम्य संलेख अधिनियम 1881। फिर दूसरे नंबर पर इससे अलग हुआ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, माल विक्रय अधिनियम 1930 में। और तीसरा इससे अलग हुआ 1932 में, उसका नाम था पार्टनरशिप एक्ट, भारतीय साझे अधिनियम 1932। अब ये चार अलग अलग कानून हो गए। पहले ये सब कॉमर्शियल लॉ के अंतर्गत माने जाते थे। तो जो कॉमर्शियल लॉ का सक्सेसर बना, उत्तराधिकारी बना, उसका नाम है भारतीय संविधान अधिनियम। देखो इस चारों कानून में क्या पढ़ा जाता है। पहले वाले में हम लोग पढ़ते हैं भारतीय संविधान अधिनियम में बिजनेस करने का क्या तरीका होना चाहिए, बिजनेस करने में, ट्रेड करने में किन किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। तो जो हम लोग का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। एक कहते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और दूसरा है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहला हम लोग पढ़ते हैं संविदा के सामान्य सिद्धांत, धारा 1 से लेके 75। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं संविदा के प्रकार, उसमें हम लोग पढ़ते हैं उपनिधान, एलिमेंट, उसमें जैसे उपनिधान की संविदा आप लोग पढ़ते हैं, प्लेस्ड पढ़ते हैं, गिरवी पढ़ते हैं, क्षतिपूर्ति की संविदा पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ते हैं, प्रत्याभूत की संविदा, ये सब हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पर। तो वो सेकंड पार्ट है, ठीक है। अब आया कि जब हम लोग संविदा बिजनेस के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, माल, गुड्स। तो उसके लिए जो लॉ डेवलप किया गया माल विक्रय अधिनियम, किन मालों का क्रय होगा, खरीदा जाएगा, कौन सा माल बेचा जाएगा, कौन से माल का बिजनेस नहीं कर सकते, माल बेचने वाले को क्या कहा जाएगा, खरीदने वाले को क्या कहा जाएगा, उनके क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे, किस चीज़ की, जो माल बेचता है उसको हम लोग कहते हैं सेलर, जो माल को खरीदता है उसको हम लोग कहते हैं बायर। तो हम लोग क्या बोलते हैं, विक्रेता क्रेता। विक्रेता कौन होगा, क्रेता क्या कौन होगा, विक्रेता किन किन चीज़ की गारंटी लेगा, विक्रेता किन किन चीज़ की वारंटी लेगा, ठीक है, क्रेता कैसे पैसा देगा। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं माल विक्रय अधिनियम 1930 में। तीसरा, अगर हमारा बिजनेस बढ़ गया तो हमको क्या चाहिए, हैंड्स चाहिए, हाथ चाहिए, मतलब पार्टनर चाहिए। तो हम लोग पार्टनर कैसे रखेंगे, कौन पार्टनर बनेगा, क्या माइनर को पार्टनर बना सकते हैं, अनसाउंड माइंड पर्सन को पार्टनर बना सकते हैं, कॉम्पिटेंट पर्सन को पार्टनर बना सकते हैं। ये सब बातें कहाँ शासित होती है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। पार्टनरशिप है, बिजनेस का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट कमाना, धन कमाना, धन लाभ कमाना। कमाना। तो जब लाभ कमाओगे तो नोट आएगी, तो नोटों को कहाँ Yes. रखोगे, चोर एनआई उठा एक्ट, जाएगा, बैंक डाकू उठा ले लिखत जाएगा। तब बनाया गया इंस्ट्रूमेंट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बैंकिंग सिस्टम। जो भी आप लाभ कमाओगे, पैसे कमाओगे, उसके लिए बैंक में आप क्या करोगे, अपना अकाउंट खोलोगे। बिजनेसमैन का जो अकाउंट खुलता है उसको कहते हैं करंट अकाउंट। बिजनेसमैन का अकाउंट खुलता है उसके ट्रेड के नाम से, उसके व्यापार के नाम से। जैसे मान लीजिए रामलाल श्यामलाल का बिजनेस है तो करंट अकाउंट खुलेगा रामलाल श्यामलाल। और जो इंडिविजुअल आप लोग अकाउंट खोलते हो वो किस नाम से खुलता है, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट। कितना कितना रखे हैं उसमें, अरबों रुपए होंगे। नो सर, क्यों, रेल तो घाटे अभी में जा कहाँ रहे से? हैं। अरे वकील कुमार पूछ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लाई हैं। तो सेविंग अकाउंट जो होता है अकाउंट होल्डर के नाम से होता है, करंट अकाउंट हर में फर्म के नाम होता है, ठीक है। तो देखो हम लोग का जो कोर्स में है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम। देखिए जो भारतीय संविदा अधिनियम है इसमें
हम लोग को 5 चैप्टर को पढ़ना है। सेक्शन 1 से 75 इसको क्लासिफाइड करिए। चैप्टर नंबर फर्स्ट, राहुल, नरेंद्र, जो लोग एआईबी की तैयारी कर रहे हैं इस चार्ट को बनाइए, इसी से क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट 3 कॉलम बनाइए। फर्स्ट कॉलम बनाइए पतला छोटा चैप्टर, सेकंड कॉलम थोड़ा बड़ा बनाइए, तीसरा कॉलम छोटा बनाइए। तो पहले कॉलम में आप लोग लिखिए चैप्टर, अध्याय। दूसरे में लिखिए सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु। और तीसरे पे आप लोग लिखेंगे सेक्शन, धाराएं। अगर देखो ये जो 5-6 चैप्टर लिखवा रहे हैं, अगर इसको आप लोग याद कर लोगे, इसीलिए चार्ट फॉर्म में बनवा दे रहे हैं, तो आप लोग का एमसीक्यू बड़े आराम से सही हो जाएगा। लिखो चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर वाले कॉलम में लिखिए फर्स्ट। सब्जेक्ट मैटर पर लिखिए कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस। अभी हिंदी भी बोल देंगे, इंग्लिश लिख लो। कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। प्रस्तावनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण, और प्रतिसहरण के विषय में विशाल कैमरा ऑन रखिए, नरेंद्र आप भी ऑन रखिए। सेक्शन लिखिए 3 से 9, सेक्शन 3 से 9। चैप्टर नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट्स, एस लगाइएगा। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वाइड एग्रीमेंट। संविदाओं, शून्यकरणीय संविदाओं और शून्य करारों के विषय में धारा 10 से 30। चैप्टर नंबर 3, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, धारा 10 से 30। चैप्टर नंबर 3, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, समाश्रित संविदा। सेक्शन 31 से 36। चैप्टर नंबर 4, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदाओं का पालन। थर्टी 37 से 67। अगला चैप्टर नंबर 5, सर्टेन रिलेशन resembling those created by contract, that is quasi contract। छोटा नाम है इसका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। हिंदी में लिखे संविदा द्वारा सृजित संबंधों के सदृश कतिपय
संबंधों के विषय में। अर्थात इसका छोटा नाम है संविदा कल्प। सर वो क्वासी की स्पेलिंग बता देंगे? QUASI। थैंक यू सर। हाँ, संविदा कल्प या अर्ध संविदा, आधी संविदा। सेक्शन 68 से 72। चैप्टर नंबर 6, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा भंग के परिणाम। सेक्शन 73 से 75। नीचे लिखे नोट। देखिए सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का जिक्र नहीं किया गया है। सर लास्ट वाली सेक्शन क्या बताई आपने? 73 से 75। हो गया। चलो, अब आपसे ये पूछा जाता है सेक्शन 1 और 2 कहाँ गई? तो सेक्शन नोट में लिखे सेक्शन फर्स्ट। क्या हो गया? 1 और 2 क्या हो गया? चलो देखिए आप लोग, सेक्शन फर्स्ट है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रवर्तन की तिथि। देखो इस एक्ट का नाम क्या है? भारतीय संविदा अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये एक्ट का नाम है। और देखो इसको ध्यान रखिएगा, 4 अल्टरनेटिव दिया है। गलती क्या करते हो आप लोग, इसका सही नाम आप लोग कैसे लिखोगे? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ब्रैकेट में एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872, ये इसका पूरा नाम है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 ब्रैकेट में लिखिएगा अधिनियम संख्या 9 1872 का, ये इसका पूरा नाम है। ये जो कानून है ये कहाँ लागू होता है? आज की डेट में ये लागू होता है होल द इंडिया, संपूर्ण भारत में। अगर पूछा जाएगा ये कानून कहाँ लागू होता है, तो आज के डेट में आप याद रखिएगा होल द इंडिया। जिस समय ये बना था होल द ब्रिटिश इंडिया, जिसमें बना था ये पूरे ब्रिटिश इंडिया में लागू होता था। और 2000 कब से ये होल द इंडिया में लागू हुआ? 2019 31 अक्टूबर 2019 अक्टूबर 2019 को। एक डेट आप लोग याद कर लो, खासकर ABI जिसका प्रीलिम्स का एग्जाम MCQ वाले। देखो एक डेट याद रखो आप लोग, 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019। इस दिन एक कानून लागू हुआ था पूरे भारत में। उस कानून का नाम है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इसके द्वारा क्या हुआ था, जितने कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते सबके सब लागू कर दिए। IPC, CRPC, भारत का संविधान, भारतीय संविधान सब लागू हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये अब लागू होता है पूरे भारत में। जब 1872 में ये बना तो इसका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है? 1 सितंबर 1872।
ये बात कही गई है सेक्शन नंबर इसमें 1 में। सेक्शन नंबर 2 नोट सेकंड, उसको कर लो नोट फर्स्ट। नोट सेकंड है, सेक्शन नंबर 2 में कहा गया है इंटरप्रिटेशन। देखो सेक्शन नंबर 2 में जो जो वर्ड शब्द बार बार संविदा अधिनियम के अंतर्गत आए हैं उनको क्या किया गया, परिभाषित कर दिया गया। ठीक है, और इसमें 10 महत्वपूर्ण वर्ड शब्दों को परिभाषित किया गया है। ये हो गया आप लोग का सेक्शन नंबर 2। सेक्शन 2 में किन किन चीजों को परिभाषित किया गया, लिखिए। प्रपोजल, सेक्शन 2A, प्रपोजल जिसको कहते हैं प्रस्थापना, सेक्शन 2A, ए स्मॉल में लिखिएगा। दूसरा है प्रतिग्रहण, एक्सेप्टेंस, धारा 2B। फिर नेक्स्ट प्रॉमिस, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी, वचन, वचनदाता, वचन ग्रहीता, 2C। नेक्स्ट प्रतिफल, कंसिडरेशन, 2D। इंग्लिश वाले लेटर सब स्मॉल में लिखिएगा, कैपिटल में नहीं। नेक्स्ट करार, एग्रीमेंट, 2E। नेक्स्ट रिसिप्रोकल प्रपोजल, रिसिप्रोकल सॉरी प्रॉमिस, व्यतिकारी वचन, 2F। नेक्स्ट वाइड एग्रीमेंट, शून्य करार, 2G। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन संविदा, कॉन्ट्रैक्ट, 2H। नेक्स्ट वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, शून्यकर्णी संविदा, 2I। नेक्स्ट वाइड कॉन्ट्रैक्ट, शून्य संविदा, 2J। सेक्शन जरूर याद रखिएगा, मैच कराने के लिए दे देता है, कहेगा टेबल ए को टेबल बी से मैच कराओ। ठीक, तो टेबल ए के आगे सर वाला 2G में क्या था? 2G में क्या था सर? वाइड, वो भी तो वाइड ही था। वाइड एग्रीमेंट था वो, और ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट है। देखो एक तरफ टेबल में दिया रहेगा वर्ड्स और टेबल बे में डिसऑर्डर में दिया रहेगा सेक्शन। तो आपको क्या करना है, बहुत केयरफुली मैच करना है, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक संविदा का निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब तक संविदा नहीं बनेगी, कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, तब तक ध्यान रखिएगा कोई ब्रीच होने पर आपको कोई रेमेडीज नहीं मिलेगी। जैसे जो मेंटेनेंस होता है, भरण पोषण, वो कौन ले सकता है, पत्नी, माता पिता, माता पिता, बच्चे। बच्चे, तो पत्नी कब मेंटेनेंस लेगी, जब शादी होगी ना। अच्छा शादी नहीं हुई तब, नहीं तो नहीं लगे।
अगर वो वाइफ का स्टेटस नहीं मिला है तो मेंटेनेंस नहीं पाएगी। ये तो कॉमन फिनोमिना है। इसी तरह याद रखो कि अगर फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है और एक पार्टी उस कंडीशन को तोड़ देता है, तो ध्यान रखिए कि दूसरा उससे कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता। तो सबसे पहले 3 स्टेप में संविदा का निर्माण होगा। 3 स्टेप आपको बताया जाएगा। उन एक स्टेप को आप बहुत ध्यान से समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, संविदा के निर्माण के लिए कम से कम 2 लोगों को होना चाहिए, कम से कम 2। और जो 2 लोग होंगे वो नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं, प्राकृतिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं, और दोनों के दोनों में से एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल हो सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक संविदा के निर्माण के लिए 2 पर्सन का होना ज़रूरी है, और जो ये पर्सन होंगे बोथ आर नेचुरल या बोथ आर आर्टिफिशियल या वन इज नेचुरल एंड अदर्स इज आर्टिफिशियल। ये सबसे पहले आपको याद रखना है। जैसे राकेश ने दिनेश के साथ संविदा कर लिया, राकेश नेचुरल, दिनेश नेचुरल। आप लोग जाते हो, पोस्ट ऑफिस जाते हो, बैंक जाते हो, आपने बैंक में अकाउंट खोल लिया, पोस्ट ऑफिस में आपने लेटर दे दिया, तो बैंक और पोस्ट ऑफिस क्या है? आर्टिफिशियल। और आप क्या हो? Actual. नेचुरल पर्सन। इतना टाइम क्यों लग रहा है सोच सोच बताने में? अच्छा, जैसे आप रेलवे स्टेशन जाते हो तो जो ट्रेन होती है उसमें एक कंपार्टमेंट लगा होता है पोस्ट ऑफिस का, RMS, रेलवे मेल रेल मेल सर्विस। सेवा। यानी पोस्ट ऑफिस ने रेलवे से एक एग्रीमेंट किया है कि मेरे लेटर को आप पहुंचाओगे। तो ये क्या है? दोनों क्या हैं? Artificial. आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि दोनों के दोनों नेचुरल हो सकते हैं, दोनों के दोनों आर्टिफिशियल हो सकते हैं, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल हो सकता है। ठीक है। अब जो ये 2 लोग होंगे, पहले वाले का नाम होगा ऑफरर, पहले वाले का नाम होगा ऑफरर या प्रपोजरर। ठीक है, पहले वाले का नाम होगा प्रस्थापक या प्रस्तावक। अब देखिए, जो ऑफर देता है वो क्या करेगा? या तो अपना कोई सामान बेचेगा या दूसरे का कोई सामान खरीदेगा, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 2 चीज चलता है, कैश और काइंड्स। एक देगा सामान, एक देगा पैसा। तो जो ऑफरर होगा या तो अपना कोई कैश, अरे या तो अपना कोई काइंड्स देने के लिए कहेगा या दूसरे के सामान को खरीदने के लिए कहेगा। मान लो ए ने कहा बी से कि मैं अपना मकान आपको 10 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ, तो ये अपना मकान बेच रहा है। अब बी से क्या चाह रहा है? 10 लाख रुपए। दूसरी तरफ ये कह सकता है ए बी से कि क्या आप अपना मकान 10 लाख रुपए में मुझे बेचेंगे? उसके मकान को खरीदने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो देखो, जो दूसरा पक्षकार होता है, पहले वाले का नाम क्या हो गया? प्रस्तावक, ऑफरर या प्रपोजरर। जो दूसरा वाला होगा उसका नाम क्या होगा? प्रपोजी या एक्सेप्टर। तो दूसरे वाले के जो सामने आप अपना विचार रखोगे तो वो मान लेगा। उसकी इच्छा पे है सर। उसके पास 3 ऑप्शन, जिसके सामने आपने अपनी कंडीशन को रखा है उसके पास 3 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वो साफ स्ट्रेट फॉरवर्ड बना कर दे कि मैं मकान नहीं बेचूंगा, मैं मकान नहीं खरीदूंगा। अगर ऑफरर के ऑफर को दूसरे ने क्या किया? मना कर दिया,
इसको लीगल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं लैप्स ऑफ प्रपोजल। प्रस्ताव गिर गया, प्रस्ताव व्यपगत हो गया, खेल खत्म। दूसरे तरफ उसने ये कहा, ए ने कहा कि मैं 10 लाख रुपए में अपना मकान बेचना चाहता हूँ। उसने कहा नहीं 10 लाख नहीं, मैं 9 लाख रुपए दूंगा। तो देखो, न तो स्वीकार कर रहा है न तो मना कर रहा है, बीच में एक और कंडीशन लगा दे रहा है। काउंटर बी ऑफर। बी न तो कह रहा है हाँ कि मैं खरीदूंगा 10 लाख में, और ना ये कह रहा है कि मैं नहीं खरीदूंगा, बल्कि 9 लाख रुपए की एक नई शर्त लगा रहा है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब ऑफर के बदले ऑफर आए, एक तरफ प्रस्ताव फिर दूसरे तरफ भी प्रस्ताव आवे, तो उसको कहते हैं प्रति प्रस्ताव, क्रॉस प्रपोजल या काउंटर प्रपोजल। अभी भी संविदा का निर्माण नहीं होगा। तीसरा, ऑफरर के ऑफर को एक्सेप्टर ने कह दिया हाँ, यस। तीसरी चीज, तो जब कभी प्रॉमिस मंगेगा। ऑफर का ऑफर और एक्सेप्टर का एक्सेप्टेंस मिल जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रॉमिस। प्रस्ताव प्लस स्वीकृति बराबर वचन, फार्मूला नंबर फर्स्ट। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। ठीक। अब देखिए, जैसे ही ऑफरर का ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा, अब ऑफरर का नाम बदल जाएगा। अब ऑफरर का नाम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जो वचनदाता। जो प्रॉमिस किया था उसका नाम, अब क्या उसका नाम, ऑफरर का नाम क्या हो जाएगा? प्रॉमिसर, प्रॉमिसर। वचनदाता। और जो एक्सेप्टर थे उनका नाम प्रॉमिसी। अब दोनों का नाम बदल गया। जो शुरू में ऑफर दिया था उसका नाम हो जाएगा प्रॉमिसर, वचनदाता या प्रतिज्ञाकर्ता। और जिसने स्वीकार किया है उसको कहेंगे प्रॉमिसी, वचन ग्रहीता या प्रतिज्ञा ग्रहीता। ठीक है। अब देखिए, जो प्रॉमिसर है वो कैश और काइंड्स देंगे प्रॉमिसी को। जो प्रॉमिसर है वो या तो कैश देंगे या काइंड्स देंगे, किसको? प्रॉमिसी को। उसके प्रॉमिसी बदले का। में जो प्रॉमिसी है वो भी देगा कैश और काइंड्स। एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ से कैश नहीं चलेगा, दोनों तरफ से काइंड्स नहीं चलेगा। अगर एक तरफ से कैश चल रहा है तो दूसरे तरफ से चलेगा काइंड्स। अगर दोनों तरफ से कैश चला तो उसको क्या बोलते हैं? विनिमय, एक्सचेंज, अदला बदली। ठीक। एक देगा मकान और दूसरा देगा 10 लाख रुपए, तो जो दे रहे हैं एक दूसरे को, ए मकान दे रहा है और बी 10 लाख रुपए दे रहा है, इसको लीगल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कंसिडरेशन, प्रतिफल। प्रतिफल। और अगर प्रॉमिस में प्रतिफल आ जाता है तो फार्मूला नंबर 2 लिखिए, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। प्रतिज्ञा या वचन प्लस प्रतिफल बराबर करार, यह फार्मूला नंबर 2। देखिए, जो करार है, एग्रीमेंट बना, इसको जब 1872 में ये कानून बना था तो उस समय करार को उर्दू में कहा जाता था ठहराव। जैसे आप लोग कहीं जाते हो बाईपास, उस पे क्या नाम है, हाईवे वगैरह पे, तो लिखा रहता है टोल प्लाजा, लिखा रहता है आगे टोल प्लाजा है, ठहरिए। क्या करोगे वहां ठहर के? आपको ब्रेकफास्ट खिलाएगा? क्या खिलाएगा वो टोल प्लाजा वाला? टैक्स, रोड टैक्स टोल देना है टैक्स सर्विस लेंगे। टैक्स। अब आपसे टोल टैक्स ले, प्लस ये भी देखेगा कि कहीं आपकी गाड़ी ओवरलोडेड तो नहीं है।
ठीक है, तब आपको वो क्या करेगा, टोल प्लाजा वाला हाईवे पे जाने के लिए टैक्स लेके छोड़ देगा। इसी प्रकार अगर आपने एग्रीमेंट बना लिया तो यहाँ पर भी कहा जाता है ठहरिए। किस बात के लिए ठहरिए? देखो, जो एग्रीमेंट होता है वो 5 प्रकार का होता है। एग्रीमेंट जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। पहला होता है सोशल एग्रीमेंट, दूसरा होता है वाइड एग्रीमेंट। पहला होता है सोशल एग्रीमेंट जिसको कहते हैं सामाजिक करार। दूसरा होता है वाइड एग्रीमेंट जिसको हम लोग कहते हैं शून्य करार। तीसरा होता है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं शून्यकर्णी संविदा। और नंबर 4 पे होता है इलीगल एग्रीमेंट, अवैध करार। और 5वां होता है लीगल एग्रीमेंट, वैध करार। तो अगर देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर है, तब आपको रोक दिया जाएगा आगे बढ़ने से। ठीक, 1 नंबर की कोई वैल्यू नहीं होती सोशल एग्रीमेंट की। और जो इलीगल एग्रीमेंट अगर आपने किया है तो वो शून्य तो होगा, प्लस आपको पनिशमेंट मिलेगा, दंड भी मिलेगा, जेल की या जुर्माने की। रही बात वाइड और वाइडेबल की, ये कुछ कंडीशन में इसको हम लोग लागू भी करा सकते हैं, कुछ कंडीशन में, सर्टेन कंडीशन। लेकिन अगर आपने लीगल एग्रीमेंट किया है तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। और अगला फॉर्मूला लिखे, लीगल एग्रीमेंट वैध करार प्लस विधि द्वारा प्रवर्तनी, फोर्सबिल बाय लॉ। लीगल एग्रीमेंट प्लस फोर्सबिल बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। वैध करार प्लस विधि द्वारा प्रवर्तनी बराबर संविदा। फोर्सिबल बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, संविदा। अगर आपका एग्रीमेंट कानून के द्वारा लागू कराया जा सकता है तो वो कहलाएगा संविदा। यह है स्टेप नंबर या फार्मूला नंबर 3। अच्छा, किसको समझ में नहीं आया? नए लोग, सबको क्लियर है? जी सर। दूसरी चीजें निकल कर सामने आती है, मीन्स ना तो वो मना करता है ना हाँ करता है, वो पॉइंट थोड़ा क्लियर कर दीजिए। क्या विजय, क्या क्लियर कर दे? अभी आपने बताया कि उस कंडीशन में जब ना तो वो मना करता है और ना हाँ करता है, बल्कि तीसरी शर्त रख देता है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें सर। चलो अच्छे से एग्जाम्पल से काउंटर बता दे। प्रपोजल। क्यों विजय, वो अच्छे एग्जाम्पल बता दे कि हल्के एग्जाम्पल से? नहीं, वो आपने वो थर्ड कंडीशन का क्या नाम बताया तो मैं नोट नहीं कर पाया, प्लस एग्जांपल के साथ बता दें, सभी का क्लियर हो जाएगा, चलो जैसा उचित समझे। चलो, अभी क्लास के बाद सब लोग वीडियो को कमेंट लिखे, सीपीसी का वीडियो भेजा गया है आप लोग, ठीक है? चलो सुनो ध्यान से। जैसे मान लो ए ऑफर देता है, ए एक जेंट्स है और बी एक लेडीज है। ए उसके सामने ऑफर रखता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ठीक है? तो जो लेडीज है उसके पास 3 ऑप्शन है। पहले तो वो साफ मना कर दे कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, नंबर 1। नंबर 2, वो ये कह सकती है कि मैं 5 साल के बाद करूंगी। अब न वो तो हाँ कह रही, न तो नहीं कह रही है, 5 साल के बाद। और तीसरा है, वो कहती है हाँ। पहला में उसने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी तुमसे, आपका जो ऑफर था वो हो गया लैप्स, ठीक है? अब या तो आप पंखे पे टंगो या नदी में कूदो, जो आपकी मर्जी। दूसरा उसने कहा 5 साल के बाद करूंगी। हो सकता है हार्ट अटैक है, मर गए, या डिप्रेशन में चले गए, ठीक है? या आप बहुत ही दिलदार है, बोले मैं 5 साल में इंतजार करूंगी। उसने ही नहीं कहा कि तुम ही से करेंगे, उसने कहा 5 साल बाद मैं बताऊंगी कि मैं करूंगी। दैट इज द काउंटर प्रपोजल। तीसरा है, उसने कहा कि हाँ मैं करूंगी, उसने हाँ कर दिया,
शादी हो गई गौरव? सर हो रखी है सर। कहाँ हुई है? अभी तो उसने हाँ कहा है ना। अच्छा मैंने कहा मेरी हो रखी है। अच्छा आपकी हो गई। अरे यार आपकी हो गई, दूसरे की नहीं होने देना चाहते हैं? अभी चंदन बहुत उम्मीद करके बैठे हैं, हम लोग भी उम्मीद किए हैं। तो अब देखो, ये क्या हो गया? प्रॉमिस। दोनों में क्या हो गया? प्रॉमिस कि हम लोग शादी करेंगे। ठीक, पहला स्टेप। अब दोनों के नाम बदल गए। जो लड़का है अब उसको क्या बोलेगा? मंगेतर बोलेगा ना। यानी कि अब लड़का किसी और लड़की से शादी के लिए बात करेगा? नहीं कर सकता ना, क्योंकि दोनों में प्रॉमिस हो गया है। वो उसके मंगेतर मंगेतर है, वो उसका होने वाला पति है। यही है प्रॉमिसर प्रॉमिसिंग। ठीक। अब देखो, मैरिज में, हिंदू मैरिज में कहा गया है डाउरीलेस। यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं आना चाहिए। लेकिन कंसिडरेशन नहीं आएगा, लेकिन क्या आना चाहिए? सप्तपदी। सप्तपदी, 7 फेरे, या आर्यन वैलिडिटी मैरिज, या कोर्ट मैरिज। ये आपने क्या किया? करार। अब ये जो करार आपने किया, इसकी चेकिंग होगी, मैरिज का रजिस्ट्रेशन। वही मैरिज लीगल माना जाएगा जो फोर्सबिल बाय लॉ है। अगर आपने सपिंडा से शादी किया तब, आपने रिस्ट्रिक्टेड रिलेशन से शादी किया तब, आपने माइनर से शादी किया तब, आपने अनसाउंड माइंड से शादी किया तब तब इसको क्या बोलेंगे? सब के सब वाइड या वाइडेबल में आएंगे। लेकिन अगर आपने 3 तरह के शादी किया, हिंदू मैरिज में सप्तपदी के द्वारा, आर्यन वैलिडिटी मैरिज में, या स्पेशल मैरिज में, तो आपका फोर्सबिल बाय लॉ होगा, आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यस सर। अब ये हो गई जी आपकी। सर। अब विजय को समझ में आ गया। ठीक है। अगर किसी ने आपके प्रपोजल को मना कर दिया, मना का सेंस ये कि ऐसे कोई कंडीशन लगा के मना किया, जैसे उसने कहा 5 साल के बाद मैं बताऊंगी, इसको बोलते हैं काउंटर प्रपोजल या क्रॉस प्रपोजल। ठीक है। तो 3 बातें, या तो हाँ कर दो, या तो नहीं कर दो, या तो फंसा दो। तो सबसे खतरनाक कौन सा है चंदन? पता ना। तीनों में से कौन सा खतरनाक होता है? पता ना। तो जब जब हो जाती है सर। यस या नो या काउंटर? सबसे खराब काउंटर। भाई यस, बहुत अच्छी बात। नो, बहुत अच्छी बात। जैसे मान लीजिए कुछ बिहार एपीओ में 11-12 स्टूडेंटों का रिजल्ट निकला हुआ है ऑनरेबल हाई कोर्ट के डिसीजन पर। अब उनकी हालत सबसे खराब। मान लीजिए हाई कोर्ट ने उनके कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया, तब क्या होगा? इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। तो या तो जो क्वालिफाई कर गया है उसके बल्ले बल्ले इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है। दूसरा जिसका मेंस में नहीं हुआ, रोग आ रहा होगा थोड़ा से, एक आध दिन में चुप हो जाएगा, वो भी ठीक है। जिसका हाई कोर्ट के कंसिडरेशन में, उस बच्चे का सोचो। एक आध दो तो रोज फोन करेंगे, सर क्या होगा? हमको कल जज साहब के घर जाएंगे, पूछ के बताएंगे। हमने कहा तुम लॉ के स्टूडेंट हो, जब हाई कोर्ट में पेंडिंग है, सर क्या बताएंगे? अरे कोर्ट में जब कोई मैटर पेंडिंग होता है तो जज बताएंगे कि सर बताएंगे? जज बताएंगे। तो उनकी हालत सबसे खराब। हमारा कहना है या तो यस हो जाए या तो नो हो जाए, बीच में मत फंसो। अधिकतर केस तो देखते हैं सर, कोर्ट में पढ़ले रहता है तो ठीक है, रिजल्ट के बाद। इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। विजय समझ में आया? क्या और कोई एग्जाम्पल बताया जाए? नो सर, बहुत क्लियर। एग्जाम्पल है, घबराना नहीं, और भी कहोगे और बता देंगे। ऐसे सब जरूरत कोरिलेट पड़ने करके पर। पढ़ोगे तो जीवन भर आपको याद रहोगे। ठीक है। देखिए, एक शब्द आया प्रपोजल, एक शब्द आया ऑफर। आप लोग से पूछा जाता है कि दोनों में क्या अंतर है। नए लोग में से किसी को मालूम है? नए लोग में से किसी को मालूम है कि प्रपोजल
जिसको हिंदी में कहते हैं प्रस्ताव, सॉरी प्रपोजल, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रस्थापना। दूसरा वर्ड है ऑफर, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रस्ताव। दोनों में क्या अंतर है? देखो नए लोग इसको जान लो, नए लोग अगर मालूम हो तो बता सकते हैं, अगर किसी को नए में से मालूम हो। देखो जो हम लोग की इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना है, ये ब्रिटेन के संविदा अधिनियम के अनुसार बना है। इसमें आप लोग मैक्सिमम केसेस जो पढ़ोगे अभी, सब के सब हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मैक्सिमम केसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत कम केस मिलेंगे। तो जो ब्रिटिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ब्रिटेन का संविदा अधिनियम है, वहां पे जो वर्ड यूज किया गया है वो है ऑफर, प्रस्ताव। जो हम लोग का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, भारतीय संविदा अधिनियम है, सेक्शन 2A में जो वर्ड यूज किया गया प्रस्थापना, प्रपोजल। अब बे रेट देखोगे, बे रेट में कहीं पर भी प्रस्ताव शब्द नहीं मिलेगा। तो आप लोग इसमें लिख लो, अंग्रेजी संविदा अधिनियम में ऑफर शब्द का प्रयोग किया गया है, प्रस्ताव शब्द का प्रयोग किया गया है। जबकि भारतीय संविदा अधिनियम में प्रस्थापना, प्रपोजल शब्द का प्रयोग किया गया है। ये केवल एक्ट में अलग अलग नाम बताया गया है। देखो दोनों की मीनिंग बिल्कुल सिमिलर होती है, मीनिंग अलग नहीं है। जो प्रपोजल शब्द कहता है वही ऑफर शब्द कहता है, ऐसा नहीं कि दोनों में कोई अंतर है, ठीक है। लेकिन चूंकि दो अलग अलग नाम है, इसलिए हम लोग को क्या क्या करना है, दोनों नाम के बारे में जानना चाहिए। आप पूरे बेयर एक्ट में ढूंढोगे, कहीं पर भी प्रस्ताव ऑफर शब्द नहीं मिलेगा। मिलेगा आपको वर्ड प्रपोजल या प्रस्ताव। लेकिन हम लोग बोलते हैं जो जो ब्रिटिशर केस है, ब्रिटेन का केस है, वहां पे वर्ड आएगा ऑफर। जैसे कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी, इसमें जनरल ऑफर को डिफाइन किया गया है, प्रस्ताव। जनरल प्रपोजल को नहीं डिफाइन किया गया है। क्योंकि जब कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक का केस हुआ था, उस समय प्रपोजल शब्द था ही नहीं, उस समय प्रपोजल शब्द था नहीं, क्योंकि ये केस है 1893 का। उस समय जो ब्रिटेन में वहाँ का कानून होता था वो ब्रिटिश इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता था। और कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक केस कहाँ का है, हाउस ऑफ लॉर्ड का। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में होने के इसीलिए देखो आप लोग से एमसीक्यू में क्या क्या पूछा जाएगा, केस पूछा जाएगा, केस का ईयर क्या है ये पूछा जाएगा, किस कोर्ट का केस है ये पूछा जाएगा, और जज का नाम पूछा जाएगा। देखिए ध्यान रखिएगा कि जो 29 तारीख को एआईबी का एग्जाम है, अब एआईबी में लोग फेल होने लगे। पहले था कि सब पास हो जाते थे, अब एआईबी में फेल होने लगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये है कि पहले जनरल स्टूडेंट, जनरल और ओबीसी 40% पे पास हो जाते थे, अब 45। जो SC ST कैंडिडेट है 35 पे होते थे, वो 40 हो गए। और जो अब तक 17 एआईबी में पंजीरी बटी नकल जाते थे, वह नकल मिल जाती थी, वो बंद होगी। और जो आप ले जा सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बेयर एक्ट विदाउट कमेंट्री वाला। और एआईबी की फीस बढ़ती जा रही है डे बाय डे। अगर आपने 2 साल के भीतर नहीं निकाला, 2 साल में 4 बार आपको चांस मिलेगा, नहीं निकाला तो आपका एआईबी का लाइसेंस खत्म, रजिस्ट्रेशन का, फिर रजिस्ट्रेशन का। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो लोग लकी हैं, पास हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं पास हुए हैं, जो दे रहे हैं, पूरी ताकत लगा के अब इस बार को निकाल लीजिए, नहीं तो आपका पैसा भी खर्च होगा, फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ेगा, और आप एडवोकेट नहीं कहलाओगे। आपका रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। कहीं पर भी जैसे झारखंड में एक्सपीरियंस मांगा गया है,
आपका नहीं माना जाएगा। आप किसी कोर्ट में एडवोकेट के रूप में खड़े नहीं हो पाओगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, एआईबी डे बाय डे बहुत कठिन होता जा रहा है। तो 29 तारीख को एग्ज़ाम है ना आप लोग का, 29 को तो है। हाँ, उसको निकाल देंगे। तो देखो, एग्ज़ाम निकालने का तरीका बहुत आसान है। उसको उसी तरह पढ़िए जैसे आप लोग जुडिशरी की तैयारी करते हैं, जैसे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। और कहीं आपने सोचा बस इसे हल्का फुल्का पढ़ेंगे एआईबी निकल जाएगी, कतई नहीं निकलेगी, बहुत कठिन क्वेश्चन आने लगे। अब बहुत डिफिकल्ट बुक क्वेश्चन बुक आने सर लगे। अलाउड है इस बार? टेक्स्ट बुक नहीं अलाउड है। तो मैं हम लोग आप जो लेके जाते थे उस समय तो अरे, अलाउड था ना? आप लकी थे, आपका भविष्य उज्जवल बन गया। अब थोड़ी लकी है। नहीं, अभी अभी भी तो सर मतलब कुछ पूरा नहीं, कुछ नहीं, सब बार अपलोड तो नहीं कौंसिल हुआ बंद। पूरा? डायरेक्ट है वो भी बिना चित्री पुत्री होनी चाहिए। बे एरेक्ट होगा, वो भी विदाउट कमेंट्री वाला, ध्यान रखिएगा। और सीसीटीवी कैमरा पर होता है। अभी जानते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में 45 से ज़्यादा जगह के सेंटर को विधर्ड कर दिया गया। सामूहिक नकल का आया सीसीटीवी कैमरा, ऑल इंडिया बार काउंसिल ने क्या किया, विधर्ड कर दिया। तो ये ध्यान रखिएगा, वो खेल खत्म हो गया पहले वाला। अब आपको अगर नहीं पढ़ के जाओगे तो आप नहीं पास होगे, ध्यान रखिएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ सर, वो झारखंड जो जुडिशरी के फॉर्म निकले हुए हैं तो उसमें एक्सपीरियंस तो नहीं मांगा, लेकिन बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए मांग रखा है, हाँ, उसमें ऑप्शन है। रजिस्ट्रेशन आपका बार काउंसिल में है, लेकिन अगर 2 साल में आप नहीं आईबी निकालोगे, बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन भी खत्म हो जाएगा। जो बार काउंसिल वही में ना। आपका रजिस्ट्रेशन है, उस पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, टेम्परेरी। बंद कर लीजिए, बंद कर लीजिए। जी जो जी। आप लोग को बार काउंसिल से लाइसेंस मिला है, क्या लिखा हुआ उसमें, टेम्परेरी। टेम्परेरी क्या मतलब है, अस्थायी। अस्थाई। अगर आप Only for लाइसेंस 2 years. लेके नहीं आओगे, पास का सर्टिफिकेट नहीं लाओगे, खत्म। तो अगर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 2 साल के अंदर आपका नहीं क्लियर हुआ, तो झारखंड क्या किसी स्टेट में मांगा जाएगा, आप रजिस्ट्रेशन ही नहीं दे पाओगे। फिर आप 25-30 हज़ार रुपये लगाइए, फिर रजिस्ट्रेशन कराइए। तो कहने का मतलब ये टेढ़ी खीर है, इससे बचने के लिए इसीलिए देखिए हमने उन स्टूडेंटों को जोड़ा भी था जो एआईबी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं कि सीरियस हो जाइए, क्योंकि पिछले बार का रिजल्ट बहुत ख़राब था। ऐसा एक ना तो हो एक कि तो इस बार। विद्यार्थी था सर, मेरे मेरे साथ ही एआईबी का एग्जाम दिया था, 3 बार से लगातार फेल कर रहा है। इस बार इस बार चौथा बार होगा आपका। लेकिन सबसे अच्छी बात है, ये आप लोग को बताया, आप लोग प्राउड कर सकते हैं, परीक्षा रिफ्रेशर कोई स्टूडेंट नहीं फेल हुआ। तो मेरा 1 नंबर कैसे से निकलेगा? लेके 17 नंबर तक के बीच में परीक्षा रिफ्रेशर ला क्लासेस का कोई स्टूडेंट फेल नहीं हुआ। क्यों? उसमें हम कहते हैं उसी तरह पढ़ाई करो जैसे आप जुडिशरी की पढ़ाई करते हो। उसको नहीं कि आपने कुछ खरीद लिया, बस इधर टिक फिक लगा लिया, चले गए, वो खत्म हो गया, सिस्टम खत्म हो गया। अब आपको मेहनत करना है। ठीक, चलिए, कल आप लोग की क्लास फिर अपने समय पर रहेगी। कल का चैप्टर होगा प्रपोजल, हम लोग इसी को पढ़ेंगे, सेक्शन 2A। अब सर केसेस मेरा एक अब केसेस स्टार्ट हो जाएंगे, केसेस पर विशेष फोकस रहेगा। हाँ विजय, बोलिए। सर एक विचार आपसे साझा कर रहा हूँ। एक्चुअली जो ऑन गोइंग सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं उसके अलावा किसी सब्जेक्ट में अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो महीने का एक दिन कोई ऐसा रखें कि उसके सारे डाउट्स आपसे क्लियर किया जा सके सर। चलिए, बिल्कुल ठीक, चंद्रयान पे चलते हैं हम भी, आप भी। एक आध महीना हम भी रहेंगे आराम से। जिसको जिसको कुछ पूछना, सब लोग अपना बुकिंग करा लो। ठीक है विजय, सर वहीं दिल्ली से चला जाएगा चंद्रयान पे। 15 दिन की जर्नी रहेगी, पूरा खाली है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर गुरु तो आप ही हैं, मार्गदर्शन आप ही करें। बोल तो रहे कि इससे अच्छा कौन सी जगह है। अब ये तय कर लो कौन कौन चलेगा, हम तो तैयार हैं, क्योंकि आईपीसी सीआरपीसी से बहुत ऊब गए हैं। ठीक है विजय, चिंता ना करिए, जो पूछना हो पूछ लिया। कि देखो, सही सही बताया सर, कोई चीज़ कभी झूठ नहीं बोलते, वो आप लोग से तो सवाल ही नहीं उठता। टाइम तो बिल्कुल, हाँ, कोई चीज़ आपको जानकारी आप व्हाट्सएप पर डाल दो, जब समय रहेगा हम आंसर दे देंगे, इतना हम जरूर कर देंगे। लेकिन आप ये कहिए कि हमको कोई एक्स्ट्रा लॉ बता दीजिए, साइबर लॉ, टाइम ही नहीं रहता, देखते तो रहे दिन भर। हाँ, कोई जानकारी किसी सब के लिए हम कह रहे हैं, आप लोग को कोई एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए, चुपचाप व्हाट्सएप पे डाल दो। जब हम 9 बजे 10 बजे फ्री होते हैं, सबका व्हाट्सएप चेक करते, सबका आंसर देते हैं।
और जिसकी कॉल आ रही है तो उसको रिटर्न कॉल करते हैं। कोई नहीं कर सकता सर हमको कॉल नहीं करते, सब पे रिटर्न कॉल करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। हेलो।